राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। उसके पहले इस चित्र को आप देख लें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस चित्र का परिचय हम आपको कराते हैं। यह भी हम आपको बता दें कि नागरिक शास्त्र के भाग 2 अध्याय 4 और फिर से एक बार हम आपसे चर्चा कर दें कि भारत के विदेश संबंध। स्वाभाविक है कि जब विदेश संबंधों की बात करेंगे तो भारत की जो विदेश नीति है उस पर विस्तार से चर्चा होगी ही। इसमें आप देख लें, ये जो तस्वीर आपके सामने है अभी जो आपको हमने दिखाई, अक्टूबर, ये शब्द आप देख लें विद्यार्थी कि जो अक्टूबर लिखा है, चूँकि अंग्रेजी में भले अक्टूबर होता है परंतु हिंदी में यह शुद्ध अक्टूबर ही होता है। आगे भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो शुद्धता है उसमें जो महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर विद्यार्थियों से या लिखने पढ़ने में कार्यालयीय त्रुटियाँ या अन्य चीज़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है, उन जैसे प्राय शब्दों की चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। और इसके बाद आप लोगों की इच्छा होगी तो आप कमेंट में लिखेंगे। शुद्ध हिंदी के संदर्भ में भी विस्तार से कई पार्ट में उस पर कई भागों में चर्चा की जा सकेगी। जैसी आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी उसके अनुसार उस पर आगे काम करने की हमारे द्वारा कोशिश होगी। और इतना ही नहीं, ये भी आप जान लें कि इस विषय के अलावा अन्य विषयों पर भी आपसे समय समय पर चर्चा होती रहेगी। क्योंकि अभी आपके सामने ये जो तस्वीर दिखाई गई, इस एनसीईआरटी की पुस्तक में प्रायः चीज़ें शुद्ध लिखी हुई हैं। यदा कदा कहीं पर एक दो अशुद्धियाँ दिख पड़ती हैं, अन्यथा सामान्य पुस्तकों का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्रायः आपको त्रुटियाँ मिलेंगी, जिससे अध्ययनकर्ताओं के बीच या विद्यार्थियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो भी पढ़ा जाए वह ठीक से पढ़ा जाए, शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाए, और यही मानक आगे चल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी को या जो प्रतिभागी हैं उनको सफल होने में मददगार साबित होती हैं। एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता हैं उनकी तस्वीर है। आप इन तस्वीरों की हम चर्चा कर देते हैं। न्यूयॉर्क में गुटनिरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, घाना के एनक्रूमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, यूगोस्लाविया के टीटो एक साथ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। और काफ़ी ऐतिहासिक, विश्व की राजनीति में यह काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है या मानी जा सकती है। और अन्य संदर्भों में आप लोगों से पहले ही चर्चा हो चुकी है। शीत युद्ध हो या देशों का ध्रुवीकरण हो, उसका अंत हो, पिछले अध्यायों पे इन पर विस्तार से चर्चा हो गई है। आप देख लें, अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली है। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। यहाँ पर एक शब्द है, कुछ समय ज़रूर इस वीडियो में अधिक लग रहा है, परंतु उसमें कोई कमी न रहे, या यह कहा जाए कि कम से कम कमी रहे। हमारी कोशिश यही होगी यथासंभव। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, लड़ाइयों। इसको आप समझ लें।
यह बहुवचन का शब्द है लड़ाइयों, लड़ाई एक वचन और लड़ाइयों बहुवचन। तो सामान्य सा एक नियम है, प्रायः कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं कि किसी भी शब्द, कोई भी शब्द जो एक वचन का है और उसके अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा लगी है और वह जब बहुवचन बनता है तो ऐसी स्थिति में वह बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे लड़ाई, लड़ाइयों, लड़की, लड़कियों, बहुत से ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इसमें कुछ शब्द अपवाद में भी हो सकते हैं। शुद्ध हिंदी विषय पर जब आएंगे तो उस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। भारत की विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकर ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। अंतर्राष्ट्रीय लिखने में भी यदा कदा विद्यार्थियों की त्रुटि हो जाती है। आप देख लें, इसके संदर्भ में बता दूं कि भाषा विज्ञान में या व्याकरण में स्पष्ट हम आपसे बता दूं कि लिखने का जो तरीका है वह बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोई किसी बात को जब कहा जाता है तो वहाँ पर उसे शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। अर्थात जैसे बोला जाए वैसे ही सुना जाए, और जैसे ही सुना जाए वैसे ही वह लिखा जाए, और जैसे ही वह लिखा जाए वैसे ही वह पढ़ा जाए और समझा जाए। इससे अधिक व्याकरण नहीं है। यही है अंतर्राष्ट्रीय। यदा कदा देखने के लिए मिल जाता है कि आधार की मात्रा लोग त के ऊपर लगा देते हैं, जो अशुद्ध है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, यह सही है। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी। उसके सामने पुनर्निर्माण, यहाँ पर भी आप देख लें त्रुटियाँ लोग कर जाते हैं। पुनर् न के ऊपर आधार लगा देते हैं। उच्चारण में आप ध्यान रखें, पुनर् न के बाद र आधा र का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार से पुनर्निर्माण में न पे छोटी का मतलब उसके बाद आधा र लगेगा का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर एक देश नमूदार हो रहे थे। कई देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे। गरीबी मिटाने का काम सामने मुँह बाए खड़ा था। कुल मिला इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बढ़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तक असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों ने इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश
दो खेमों में बट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक पुस्तक में आपने पढ़ा। आपकी इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया था। बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ था, अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था। दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। सैद्धांतिक सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि 51 आर्टिकल नंबर 51 की बात आ रही थी। इसी के साथ हम यह भी बता दूं कि 51 आर्टिकल नंबर 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 51 में आपके सामने अभी बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा, और 51 क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जो भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उसे जोड़ा गया। यहाँ पे हम जो संवैधानिक सिद्धांत हैं उसकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? गुटनिरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्त आंदोलन पर हुआ। दो शब्द यहाँ पर आए हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद जैसे 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश हुकूमत का उपनिवेश था। साम्राज्यवाद, कोई भी राज्य अपने राज्य क्षेत्र से अधिक अर्थात अन्य दूसरे देश या राज्य की सीमाओं में घुसकर अपनी सीमाओं का विस्तार करने का प्रयास, ये साम्राज्यवाद। इसलिए यहाँ पे हमने चर्चा करना बताना जरूरी समझा। जिन्हें इसका आशय स्पष्ट न हो वे इस चीज़ को समझ लें, ताकि कोई चीज़ याद करने से काफ़ी बेहतर है वह समझ में आ जानी चाहिए। और कमेंट में जो भी विद्यार्थी लिखेंगे उनका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिस उदात्त विचारों से प्रेरित था, उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में इसके संदर्भ में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमे में बट रहे थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इस दौर में शुरू हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रहित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। नेहरू की भूमिका। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। भारत
और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की खासी बढ़त हासिल थी। 2 खेमों से दूरी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी। कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों से सहायता और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। पिछले अध्याय में आपने सुना पढ़ा, भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को करने पर था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। एफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की परोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिणी अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही। समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 1, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चर्चा कर लें। हम लोग आज भी बनस्पत जब ज़्यादा गरीब, कमज़ोर और नए थे तो शायद दुनिया में हमारी पहचान कहीं ज़्यादा थी, है ना विचित्र बात। चीन के साथ शांति और संघर्ष। ताकत के तीनों साधनों संपदा, धन और जन से
चीन एक देश अब बड़ी तेज़ी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा था। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता था। श्री राजगोपालाचारी एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में 1950 चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा सहअस्तित्व का शाब्दिक भाव विद्यार्थी समझ लें। जियो और जीने दो, आप भी रहो हम भी रहें, यह है सहअस्तित्व। सामान्य से बात 5 सिद्धांतों को यानी पंचशील, फॉरेन पॉलिसी में 5 सिद्धांत जो दिए गए उन्हें पंचशील भी कहा जाता है। पंचशील अर्थात 5 सिद्धांत की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख ताऊ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के चीन का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत की इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य माना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने, ये देखिए दी हिंदुस्तान टाइम्स, उस समय तत्कालीन अखबार, तिब्बत के बारे में दलाई लामा के अनुयायियों के साथ भारत से शरण की मांग की। दलाई लामा ने अनुयायियों के साथ भारत से शरण की मांग की। देखिए आप, हेमाई वारावल्ला उस समय की तस्वीर। तिब्बत यह मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताता और कई दफ़ा तिब्बत आज़ाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष ताऊ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया। 1959 में भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। पिछले 50 सालों से बड़ी संख्या में तिब्बती जनता भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियाँ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतया तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल है। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया। इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीनी बासिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बत जनता ने विरोध किया। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहाँ साम्यवाद फैलाना चाहता है। भारत चीन सीमा देख लें आप।
ये देखिए भारत, और यहाँ पर चाइना या चीन। यहाँ देखिए ये दार्जिलिंग, ठीक है। ये देखें बगल में यहाँ भूटान, और ये अखंड भारत का हिस्सा होता था। अब 1947 में पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, और इस तरफ आप देख रहे हैं समस्त। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस काराकोरम पास, ये देखिए यहाँ पे हमने भी आपको निशान लगाया। खबरदार, अब अगर कोई भी नागवार हरकत होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक कार्टून देखें आप किस प्रकार से। चीन के साथ 1960 में सीमा विवाद उठा। नेहरू और माओ के तुंग के बीच बातचीत व्यर्थ साबित हुई। द हिंदुस्तान टाइम्स वीकली। देखें आप, हिंदी चीनी बाई बाई, अमूल का कार्टून जो उस समय आया करता थे। नई दुनिया, वी.के. कृष्ण मेनन, 1897 1974। जन्म और मृत्यु, राजनयिक एवं मंत्री, 1934 1947 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में सक्रिय। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया, राज्यसभा के सांसद एवं बाद में लोकसभा सांसद। 1956 से संघ कैबिनेट के सदस्य, 1957 से रक्षा मंत्री। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा। वी.के. कृष्ण मेनन। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे तैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय से ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सीमाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना की याद है, जिसमें पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तनातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था? ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगी पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सीमाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले के पहले के वक्त में तैनात थी। चीनी युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह पर धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नज़दीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने के लिए नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला गया। लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटखनी खाई। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था।
मैंने सुना है कि 1962 के युद्ध के बाद जब लता मंगेशकर ने ये मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू भरी सभा में रो पड़े थे। बड़ा अजीब लगता है सोचकर, इतने बड़े नेता, इतने बड़े लोग भी किसी भावुक लम्हे में रो पड़ते हैं। इसके आगे 1962 के बाद भारत चीन संबंध। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1967 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी वे जब विदेश मंत्री थे 1979 में चीन के दौरे पर गए। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद चीन के साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा है। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप इस बातों को जान चुके हैं। इस तरफ देखें आप, ये हकीकत। इस फिल्म की पृष्ठभूमि में 1962 के चीनी आक्रमण को दर्शाया गया है। भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में घिर गई है। सेना का कप्तान बहादुर सिंह स्थानीय घुमंतु कबीले की एक लड़की कम्मो की मदद से इस टुकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बहादुर सिंह और कम्मो दोनों शहीद हो जाते हैं। भारतीय टुकड़ी के जवान पूरे प्राणपण से चीनी हमलावरों से मुकाबला करते हैं, परंतु अंततः उन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती है। इस फिल्म सेना के जवान के सामने आने वाली चुनौतियों दिक्कतों के साथ साथ चीनी विश्वासघात से उपजी राजनीतिक निराशा का भी मुआयना कराती है। इस फिल्म में युद्ध के दृश्यों को रचने के लिए डॉक्यूमेंट्री फुटेज का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। हकीकत युद्ध आधारित फिल्मों की विधा में अहम स्थान रखती है। वर्ष 1964। निर्देशक चेतनानंद, अभिनय धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी, जयंत, सुधीर, संजय खान, विजयानंद। बड़ी आसानी होती है तथ्यात्मक फिल्मों के बारे में सुनने, पढ़ने या देखने से उस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। यह युद्ध चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसके कांग्रेस साथ नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा। यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नज़दीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसमें मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोली स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दिशा में था, अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में डालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। अभी आप इंडियन और चाइनीज भारत और चीन के संबंधों के संदर्भ में, अब पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थीं उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया।
पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सीमाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुँच गई। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने अपने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत को कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा आंदोलनी संकट खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो को पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक किसी जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आप इस तरफ देखें। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ? नेता झगड़े और सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। ज़्यादातर आम नागरिकों को इससे कुछ लेना देना न था। चर्चा का विषय हो सकता है विद्यार्थियों के बीच। इस तरफ आप देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। किस प्रकार से तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख इन प्रमुख अखबारों में हुआ। द हिंदुस्तान टाइम्स। इस बात से तो ऐसा जान पड़ता है कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया था। क्या सोवियत संघ के साथ इस 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत गुरुपिता की नीति पर अमल कर रहा था? इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्त संग्राम को नैतिक समर्थन, भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी बनते देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संघ से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। बहुत ही भावुकपूर्ण क्षण है। आगे देखेंगे आप। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर दस्तखत हुए। इससे अमन की बहाली हुई। कारगिल संघर्ष 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को,
काकसर और बताली पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना की इसमें मिली भगत भाप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई जून में लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। कारगिल की लड़ाई में पूरे विश्व का ध्यान खींचा, क्योंकि इसके ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाकों तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबारों की जो प्रमुख सुर्खियां थी। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इस गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी। कारगिल संघर्ष अलग है, इसका ऑप्शन ध्यान रखेंगे 1999। और यहाँ पर अभी चर्चा हो रही है आपकी 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 पर असर पड़ा। इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत की परमाणु नीति। इस दौर की एक खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती गई। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसके शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इसके बाद विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा था। अरब राष्ट्रों ने देश के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसा कि आप छठे आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे। इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। इस तरफ आप देखें, बड़ा घनचक्कर है। क्या यहाँ सारा मामला परमाणु बम बनाने का नहीं है? हम क्यों सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? भारत के विदेश संबंध। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा
तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1962-1971 के बीच जब भारत ने तीनों युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि की अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया। उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए। यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी। उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। विश्व राजनीति के बदले समीकरण। जैसा कि आप इस किताब के 6ठे और 9वें अध्याय में आगे अभी पढ़ेंगे, 1977 के बाद दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ रहे थे। इनका भारत के विदेश संबंधों पर क्या असर पड़ा? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा। इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति आए झुकाव को खत्म किया जाएगा। इसके बाद भी सभी सरकारों ने कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने, अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। भारतीय राजनीति में और आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर दो संदर्भों में देखा जाता है। एक तो पाकिस्तान के लेकर भारत के रुख के संदर्भ में और दूसरे भारत अमेरिकी संबंधों के संदर्भ में। 1990 के दशक के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के शासक दलों की आलोचना हुई थी। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, लेकिन 1990 के बाद से रूस के अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हुआ है। इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों का जोर ज़्यादा है। इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाए गए विकल्पों पर पड़ा है। इसके साथ ही साथ इस अवधि में भारत पाक संबंधों में भी नई बातें जुड़ी। कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य मसलों के तौर पर कायम, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों ने कई प्रयास किए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों ने बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई है? यह हाल के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इस सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे माहौल में शांति प्रयासों को धक्का लगा, लेकिन अस्थायी तौर पर अमन कायम करने के लिए प्रयास जारी हैं। आगे देखें आप, इन बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाएंगे। क्या सही क्या गलत है? 4 खंडों में क ख ग घ विद्यार्थी पढ़ेंगे या जो लोग अभ्यास कर रहे हैं इसका अध्ययन करेंगे। जोड़ा बनाना है, कौन किसके साथ बैठता है। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं, उसके पक्ष में उदाहरण भी दें। विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इसकी किन 2 बातों को बदलना चाहेंगे? ठीक इसी तरह यह भी बताएं कि भारत की विदेश नीति के किन 2 पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी करिए। भारत की परमाणु विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमत। भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962
1961 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह भारत की विदेश नीति की असफलता है अथवा आप इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे? अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए। क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। अवतरण को पढ़ें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। गुट निरपेक्षता का व्यापक अर्थ है अपने को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं करना। इसका अर्थ होता है चीज़ों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना। इसकी कभी ज़रूरत आन पड़े तब भी किसी सैन्य गुट के नज़रिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से स्थिति पर विचार करना तथा सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना। जवाहरलाल नेहरू। जो अवतरण आपके सामने रखा गया इससे संदर्भित जो प्रश्न है, नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे? क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री की संघ से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अगर सैन्य गुट न होते तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति बेमानी होती? अवतरण को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आप उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में। समझ सामग्री एनसीईआरटी से ली गई है, इसलिए हम एनसीईआरटी के विशेष आभारी हैं। विद्यार्थियों के हित में समस्त चीज़ें की जा रही हैं और इसी के साथ आपका यह भारत के विदेश संबंध अध्याय की बात पूर्ण होती है। एक बार फिर से आप ये चित्र देख लें, भारत चीन सीमा, और इन सब चीज़ों को भी देख लें आप, जो महत्वपूर्ण घटना रही इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति या भारत के विदेश संबंध में गुट निरपेक्षता की नीति, इसको विद्यार्थी दोहरा लेंगे। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे, इसको याद कर लेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। भारत के विदेश संबंध अभी आपके सामने इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे संदर्भित कोई भी शब्द अगर आपके मन में संशय हो तो सुनते समय कमेंट में आप लिख सकते हैं। हमारे तरफ से कोशिश होगी का उसका उत्तर उसमें दिया जा सके। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।